नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मुंबई और महाराष्ट्र से जो नतीजे आ रहे हैं, उनका संदेश क्या है? उनका संकेत क्या है? अर्थ क्या है? और किसके लिए ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश और संकेत हैं कि जो भी साजिशें बुनी जा रही हैं, रची जा रही हैं, उनको अब भारतीय जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रही है, जान भी रही है और उनका निषेध करना भी उसको आता है। लोकसभा चुनाव में नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था। 2014 और 2019 में वो एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर के लड़ रही थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली बहुमत मिला था। 2014 में अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। 2019 में ये बढ़कर के 303 सीटें हो गई। लेकिन 2024 आते आते इसके बावजूद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। बीजेपी को एक झटका लगा। वो 272 के जादुई आंकड़े से, जो बहुमत के लिए जरूरी होता है केंद्र में सरकार बनाने के लिए, उससे दूर रह गई थी। 240 पर जाकर के थम गई थी। और जिन राज्यों से बीजेपी को झटका मिला, उनमें महाराष्ट्र भी था। जिस महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 40 तक सीटें मिली हैं 48 में से, वहां बीजेपी की संख्या घटकर के दाही में रह गई, नीचे रह गई। और अगर शिंदे सेना को, अजित पवार को, बीजेपी को मिला लें तो ये 31 उनको मिली और बाकी की जो 17 सीटें थी वो इनके हिस्से में आई। यानी एक बड़ा झटका था वो। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वापसी की महाराष्ट्र में, और केवल विधानसभा में वापसी नहीं की, 2/3 बहुमत हासिल किया। इसके बाद जो अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उनमें भी लगभग वही नतीजे रिपीट हुए जो विधानसभा चुनाव में आए थे। और आज जो नगर निगम के नतीजे आए, 29 नगर निगमों के चुनाव हुए थे। एक दिन पहले मतदान हुआ, आज मतगणना चल रही है। और जो संदेश और संकेत हैं, जो दिशा है, और जितनी सीटें अब तक जीत चुकी है बीजेपी और उसके सहयोगी दल, उनसे ये लग रहा है कि 29 में से 23 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के मेयर बनने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद 6 राज्यों में अब तक चुनाव हुए हैं विधानसभा के। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुई है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की वापसी हुई 2019 की घटना के बाद। 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और जनादेश दोनों के पक्ष में था। 163 सीटें मिल गई थी, आसानी से सरकार बनाई जा सकती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस भी देवेंद्र फडणवीस के उभरते कद और बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का निरंतरता में दूसरी बार
महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने के लिए, बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए एक अनहोली गठबंधन किया, अपवित्र गठबंधन किया। क्योंकि बाला साहब ठाकरे वो तो हिंदुत्व के पुरोधा थे, उनके सिद्धांत थे। वो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा ताल ठोकते रहे महाराष्ट्र की राजनीति में। पर उनके बेटे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के चक्कर में उनके झांसे में आ गए, शरद पवार और कांग्रेस के, और मुख्यमंत्री बन बैठे। देवेंद्र फडणवीस को नेता प्रतिपक्ष के रूप में संघर्ष करना पड़ा, जबकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। केवल उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस के नेक्सस की वजह से, साजिश की वजह से। और सत्ता में आने के बाद जो इन्होंने लूटपाट की है, सचिन वाजे प्रकरण, अनिल देशमुख, नवाब मलिक वाला मामला, खुद संजय राउत, ये सब सीबीआई ईडी के घेरे में आए, जेल की हवा खाई इन्होंने। और 2-2.5 साल होते होते शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों को लेकर के, 40 एमएलए को लेकर के अलग हो गए और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो पतन शुरू हुआ वो वैचारिक और सैद्धांतिक रास्ता जो बाला साहब ठाकरे का था वो छोड़ने की वजह से हुआ। और उद्धव ठाकरे का अहंकार वैसे भी सिर चढ़ करके बोल रहा था, और नाकारापन भी। खुद शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए केवल 2 बार सचिवालय गए उद्धव ठाकरे, किसी के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो ये चीजें पब्लिक देखती है। पब्लिक ने ये भी देखा था कि 2019 में इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ और बीजेपी के साथ क्या किया। लोकसभा चुनाव में एक माहौल बना करके ये लोग कामयाब हो गए महाराष्ट्र में, और कुछ दूसरे दल दूसरे राज्यों में, हरियाणा में भी चोट लगी, उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आघात लगा, उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें घट गई, कई राज्यों में उसको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो 6 राज्यों के चुनाव हुए उनमें से 4 में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। उन राज्यों में उनकी सत्ता आ गई। और अभी कुछ ही दिन पहले लोकल बॉडीज के भी चुनाव हुए थे हरियाणा, महाराष्ट्र में। उसमें भी लगभग वही रिजल्ट आए जो विधानसभा चुनाव में आए थे। और महाराष्ट्र की जनता ने 2019 का बदला लेना जारी रखा। कांग्रेस का सफाया हुआ, एनसीपी का सफाया हुआ, और उद्धव सेना का भी सफाया हुआ लोकल बॉडीज के चुनाव में। और अब नगर निगम पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। देखिए, जो बड़े नगर निगम माने जाते हैं, मुंबई है, बीएमसी है, पुणे है, नागपुर है, इन सब पर बीजेपी का कब्जा होना, बीजेपी को बहुमत मिलना, सहयोगियों के साथ कामयाबी होना, ये बड़े स्पष्ट संकेत हैं कि हमें वो भावनात्मक मुद्दों पर नहीं फंसना है कि साहब ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। तो लोगों ने कहा कि हमको विकास चाहिए, निरंतरता चाहिए, स्थिरता चाहिए, लूटने पाटने वाले नहीं चाहिए। पूरे महाराष्ट्र ने ये संदेश दिया है। हरियाणा में जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना निरंतरता में, ये अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक घटना थी। और मैं इसलिए भी इसको बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की निरंतरता में तीसरी बार सरकार नहीं बनती तो उसके बाद का सीन विजुअलाइज करके देखिए क्या होने वाला था। मैंने अपने पहले के कुछ प्रोग्राम्स में भी
यूट्यूब चैनल पर बात ये कही थी कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है भगवंत मान के नेतृत्व में, और ये लोग क्या करते रहे हैं अतीत में मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में, दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए, ये अब किसी से दबा छिपा नहीं है। जो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला था किसानों के नाम पर, अब परतें खुल रही हैं, चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, पता लग रहा है कि उनके पीछे कौन कौन था। अरविंद केजरीवाल भी थे, कांग्रेस भी थी, अकालियों का भी समर्थन था, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए लोगों का भी उसमें समर्थन था। लेकिन उस 13 महीने के आंदोलन ने दिल्ली का कितना बड़ा नुकसान किया और दिल्ली के जो पेरिफेरल एरिया में उद्योग धंधे हैं उनका कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। 13 महीने बहुत होते हैं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो इन्होंने आतंक मचाया, वहां डेरा डाल दिया और दिल्ली से भी ज्यादा समय तक ये वहां डटे रहे, बार बार उनके संघर्ष होते रहे हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा सरकार के साथ। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो दिल्ली को ये नरक बना करके रख देते। पंजाब से आने वाले लोगों को, हरियाणा से आने वाले लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो दिल्ली तक बेखौफ आते, जब इनका मन होता तब ये उनको यहां ला करके बैठा देते और आंदोलन शुरू करते। और यहाँ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है ही, इकोसिस्टम है ही, वो देश के सामने किस तरह के हालात पैदा करते, जरा ये सोचने का विषय है। इसी तरीके से महाराष्ट्र पर अगर इनका कब्जा हो जाता, यानी शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव सेना का, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो भारतीय इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिए किस तरह के चैलेंज पैदा होते। क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र की जो राजधानी है, वो देश की भी आर्थिक राजधानी मानी जाती है और है, मानी ही नहीं जाती है। तो महाराष्ट्र पर अगर जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसकी विरोधी पार्टियों का कब्जा हो जाए महाराष्ट्र की सत्ता पर और मुंबई पर, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते थे। लेकिन पहले हरियाणा की जनता ने बहुत समझदारी का परिचय दिया और उसके बाद महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी अकलमंदी का और समझदारी का और सूझबूझ का परिचय दिया। और अब जब नगर निगमों के नतीजे आ रहे हैं और ये तय हो रहा है कि 29 में से 23 नगर निगमों पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहेगा, उनके सहयोगियों का कब्जा रहेगा, उनके मेयर बैठेंगे, तो ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि देश अब सही दिशा में आगे बढ़ेगा, बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के। और उन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनती जा रही है जहां जहां केंद्र की योजनाओं में अड़ंगेबाजी लगाई गई थी, जहां की जनता को केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं लेने दिया जा रहा था। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कितने अड़ंगे लगाए हैं योजनाओं में। ये अपने आप में नोटिस करने वाली बात है। देखिए, कई चीजें होती हैं जब जनमानस बनता है किसी पार्टी के पक्ष में या किसी गठबंधन के विरोध में,
बहुत सारी घटनाएं लोगों के मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। तो लोगों को स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए। और ये जो चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं देश के, नेपाल में जिस तरीके से सरकार का तख्ता पलटा गया, बांग्लादेश में जिस तरीके का निजाम आया, वहां शेख हसीना का जिस तरह तख्ता पलटा गया, पाकिस्तान में हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ जिस तरह की साजिशें रची जाती रही हैं, पाकिस्तान को भी सबक सिखाया गया। मई 2025 में घुटनों पर आ गया 4 दिन के भीतर। लेकिन पहलगाम में उससे पहले जेनोसाइड तो करवा दिया उसने। 26-27 हिंदू परिवारों के, महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे। तो ये सारी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो बयानबाजी होती है, जो भावनात्मक मुद्दों को उछालने की कोशिश की जाती है, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर जो बयानबाजी और बकैती की जाती है, इस नगर निगम के चुनाव में भी, बीएमसी के चुनाव में भी संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जिस तरीके के बयान आए, अन्ना मलाई को रसमलाई बताया गया, उनकी लुंगी का मजाक उड़ाया गया कि लुंगी खोल करके पुंगी बजा दी जाएगी। आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि ये अन्ना मलाई तो जीरो है। अन्ना मलाई का तो केवल नाम ले रहे थे, वो बीजेपी को जीरो बता रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने, और जो बड़े शहर हैं महाराष्ट्र के जहां नगर निगम हैं, उन सब ने इनको फिर से बताया है कि वो भावनात्मक मुद्दों में, भाषा के आधार पर या दूसरे आधार पर बंटने वाले नहीं हैं। उनको विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए और एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिस पर वो आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों राज्यों का बहुत लंबे समय तक देश को दिशा भी देगा, और जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें भी इन दोनों राज्यों का बहुत अहम योगदान रहने वाला है, जो हमेशा याद किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये फेसबुक पेज पसंद आ रहा है, ये चैनल पसंद आ रहा है, तो फॉलो जरूर करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ ग्रुप्स में। और अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।